हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि जीव विज्ञान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हेडिंग है हमारा मानव इंसुलिन। तो मानव इंसुलिन क्या है, तो इसे हम जानेंगे। तो इसमें लिखना है कि मानव इंसुलिन हार्मोन नामक दवाओं के एक वर्ग में आता है। क्या आता है? ये हार्मोन नामक दवाओं के एक वर्ग में आता है। मानव इंसुलिन का उपयोग शरीर द्वारा सामान्य रूप से उत्पादित इंसुलिन की जगह लेने के लिए किया जाता है। जो हमारा शरीर होता है उसमें जो इंसुलिन का प्रयोग है, ठीक है, उपयोग, वो शरीर द्वारा सामान्य रूप यानी कि शरीर के जो कई रूप हैं सामान्य, उसको उत्पादित करने में इंसुलिन की जगह लेने में किया जाता है। यह रक्त से शर्करा को शरीर के अन्य ऊतकों में ले जाने में मदद करके काम करता है। क्या करता है? ये रक्त से शर्करा में जाता है, ठीक है, खून के द्वारा ये शर्करा तक जाता है और शरीर के अन्य ऊतकों में ले जाने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करने में काम करता है। जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है वहाँ पर इसका उपयोग हम ऊर्जा के लिए करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह लीवर को अधिक शर्करा का उत्पादन करने से भी रोकता है। यानी कि हमारे लीवर में जो अधिक शर्करा हो जाती है तो इंसुलिन के कारण उसके उत्पादन को ये रोकता भी है। ठीक है, फिर लाइन चेंज करके कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है कि मानव इंसुलिन गुणसूत्र 11 पर स्थित INS जीन से निर्मित होता है। INS जीन से ये निर्मित होता है। ये INS जो है वो जीन्स के नाम है। और ये हो गया आपका मानव इंसुलिन जो गुणसूत्र है वो 11 पर स्थित है और INS जीन से निर्मित होता है। तो ये था मानव इंसुलिन। आपको यही परिभाषा लिखनी है। बहुत ही इजी और बहुत ही सटीक परिभाषा है ये। नेक्स्ट परिभाषा है कि जैव अणु। जैव अणु जो है यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर हम लिखेंगे कि जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स वे कार्बनिक अणु होते हैं जो जीवित जीवों में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये जो है वो जीवित जीवों में पाए जाते हैं। जैव अणु एक कार्बनिक अणु और जीवित जीवों में पाए जाने वाले अणु हैं और अनेक द्वारा निर्मित होता है। यानी कि उनके द्वारा यानी कि जीवों के ही द्वारा ये निर्मित होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उन सब में जो जीवन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रियाएं हैं उसको सक्षम करते हैं। क्या करते हैं? जो जीवन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रिया है यानी कि हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट्स प्रक्रिया होती हैं वो सक्षम करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। जीवित जीवों के भीतर पाए जाने वाले और उनके द्वारा उत्पादित कार्बनिक अणुओं के जैव अणु कहते हैं। यानी कि जीवित जीव यानी कि जो जीवित जीते जागते जीव हैं उनके भीतर पाए जाने वाले उनके जो उत्पादित कार्बनिक अणु हैं उनको भी हम जैव अणु कहते हैं। और ये अणु जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है? ये अणु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखेंगे हम अगला हेडिंग है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, किसे कहते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला होती है। क्या होती है? ये एक अमीनो एसिड की लंबी सी श्रृंखला है जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ी होती है। क्या होती है? जो पॉलीपेप्टाइड है ये अमीनो एसिड के लिए एक लंबी श्रृंखला होती है और ये पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है जो प्रोटीन का एक बुनियादी निर्माण खंड है। क्या है? ये प्रोटीन का एक बुनियादी निर्माण खंड है यानी कि ये प्रोटीन का निर्माण भी करता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मामलों में सल्फर या फास्फोरस से बने होते हैं। यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मामलों में यानी कि सल्फर और फास्फोरस से भी बने होते हैं। यह एक रासायनिक बंध है जो दो अमीनो एसिड को जोड़ता है।
क्या करता है, यह एक ऐसा रासायनिक बंध है जो दो अमीनो एसिड को, यानी कि 2 अमीनो एसिड को जोड़ कर रखता है, उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड की परिभाषा। अब देखेंगे हम, अगला हेडिंग है हमारा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जीव विज्ञान में, और कई बार इस ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि थाइमस प्रतिरक्षा प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। ठीक है, जो थाइमस प्रतिरक्षा है वो ग्रंथि का जो अंग है वो उसकी प्रणाली के लिए है, जो टी लिम्फोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा ही निर्माण किए जाते हैं, जो सेलुलर प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं। क्या है, ये सेलुलर प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं हैं, जो संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ कोशिकाओं को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं, ये संक्रमण से लड़ने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ों से हमारे शरीर में लड़ने के लिए कुछ कोशिकाओं को सक्रिय करने में, यानी कि एक्टिव करने में उसकी प्रक्रिया को करती हैं, प्रतिक्रिया को, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी पॉजिटिव अंग हैं उनको एक्टिव करने में, सक्रिय करने में थाइमस ग्रंथि की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके कोशिका को ये लड़ती है। हेमाटोलॉजी में प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, हेमेटोलॉजी में प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका थाइमस ग्रंथि। अब देखेंगे हम हाइपोथैलेमस। अगला है हाइपोथैलेमस। तो इसकी परिभाषा हम देते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंग है। ठीक है, तो इसमें हम लिखना है कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग है। क्या है, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा और इम्पॉर्टेंट भाग है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। फिर कह रहा है कि जैसे कि शरीर का तापमान, भूख, प्यास और नींद जागने का चक्र और अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी कार्य हैं उसको यह नियंत्रित करता है, यानी कि अपने ओर नियंत्रित किए रहता है। जैसे कि शरीर का तापमान, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, भूख है, प्यास है और नींद जागने का जो चक्र है, ये सब जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन के नियंत्रण में करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क की मात्रा का 1% से भी कम हिस्सा होता है और इसका वजन लगभग 5 ग्राम का होता है। तो हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में सिर्फ 1% का ही भाग लेता है, उससे भी कम का, लेकिन इसका वजन 5 ग्राम होता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे हर एक चीज़ को क्या करती है, नियंत्रित कर रखती है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। अब देखेंगे हम अपना लास्ट हेडिंग इस वीडियो में, वो है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में लिखना है कि हार्मोन शरीर के महत्वपूर्ण संदेशवाहक हैं, यानी कि हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट संदेशवाहक है, यानी कि संदेश पहुंचाता है। वे सिग्नलिंग अणु है। क्या है, सिग्नलिंग अणु है। ये एक क्या है, सिग्नलिंग अणु है, जो शरीर की आवश्यक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, ये शरीर की आवश्यक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जिसमें प्रजनन, यौन भेदभाव, विकास, बुद्धि, चयापचय और विनिमन और सेलुलर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारे शरीर में आवश्यक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो उसमें से ये प्रजनन को करते हैं, यौन भेदभाव को करते हैं, विकास वृद्धि को करते हैं और चयापचय का विनिमन और सेलुलर हेमियोस्टेसिस, ठीक है, हेमियोस्टेसिस का रख रखाव शामिल है। यहाँ पे ये सारे चीज़ें इस हार्मोन्स के लिए शामिल हैं। ठीक है, इसमें इसलिए शामिल है क्योंकि हार्मोन्स की वजह से हमारे प्रजनन, यौन भेदभाव और विकास में वृद्धि होती है। हमारे शरीर में जितने भी विकास करते हैं वो सब हार्मोन्स के कारण ही होता है।
हार्मोन शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? शारीरिक गतिविधियों को संचालित करने वाले एक रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जो गतिविधियों को संचालित करते रहते हैं। वे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। क्या करते हैं? ये शरीर के विभिन्न अंगों यानी कि हर एक अंग के द्वारा उत्सर्जित होते हैं और खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैलते हैं। क्या करते हैं? ये खून के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। हार्मोन्स हमारे खून के ही माध्यम से पूरे शरीर में फैलकर अपना कार्य करते हैं। तो ये था हार्मोन्स का पूरा डिफिनीशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी भाषा में मैंने ये आपको सारे हेडिंग्स की परिभाषा बताई है। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।